तो बेसिक ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के पहले मॉड्यूल में आप सभी का स्वागत है। और इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑटोमोबाइल्स या एवोल्यूशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स। तो एक ऑटोमोबाइल है क्या, राइट? इसको डिफाइन कैसे करते हैं? हम सभी ने साइंस वाइंस में पढ़ा होगा कि हर चीज़ का एक डेफिनेशन होता है। तो ऑटो मोबाइल, ऑटो मीन्स ऑटोमेटिकली, अपने आप, मोबाइल जो चलता है, राइट? तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन जो है वो है कि अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टिंग पैसेंजर और गुड्स ऑन रोड। तो पहली चीज़ तो ये रोड पे चलने वाली गाड़ी है। और कैसी गाड़ी है? ये सेल्फ प्रोपेल्ड है। मतलब इसके अंदर ऐसी क्षमता है कि ये खुद ड्राइव कर सकती है, खुद अपने आप ये चल सकती है। ऑटोमोबाइल हम रोड पे चलने वाले गाड़ी के लिए ही बोलेंगे, क्योंकि रेल पे चलने वाली ट्रेन होती है, रेलवेज होती है, और समंदर में पानी पे चलने वाली शिप्स होते हैं, बोट्स होती हैं, राइट? तो ऑटोमोबाइल हम जो कहते हैं वो रोड पे चलने वाली गाड़ियों के लिए कहते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ कार हो, ये ट्रक भी हो सकती है, बस भी हो सकती है, कोई भी ऐसी गाड़ी जो कि सड़क पे चलती है उसको हम ऑटोमोबाइल कहते हैं। तो एवोल्यूशन ऑफ ऑटोमोबाइल में हम जो बात करेंगे आज वो है हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ ऑटोमोबाइल। क्या हिस्ट्री है इसकी, और रोज़मर्रा की हमारी लाइफ में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है, और अलग अलग तरह की गाड़ियाँ क्या हैं, और बेसिक कंपोनेंट जो ऑटोमोबाइल के हैं वो क्या होते हैं। तो अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तो पहली चीज़ तो शुरुआत में जो कार्स बनी थी, राइट, बहुत ही भाई अमीर लोग ही गाड़ी एफोर्ड कर सकते थे। और वो जो गाड़ियाँ बनी थी शुरुआत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थी और स्टीम व्हीकल्स होती थी, राइट? क्योंकि स्टीम का आविष्कार हो चुका था, स्टीम इंजन्स का आविष्कार हो चुका था, तो स्टीम के थ्रू कार भी चल रही थी। लेकिन उसमें दिक्कत सिर्फ एक थी कि स्टीम बनने में, क्योंकि चलेगी तो तभी ना गाड़ी, जब सफिशिएंट स्टीम बन जाएगी तभी वो चल पाएगी गाड़ी। तो उसमें समय लगता था। अब जो जो भी इस तरह के लोग थे, वीआईपी लोग, भाई वो उतना इंतज़ार नहीं करना चाहते, तो इसलिए स्टीम इंजन की कार धीरे धीरे ख़त्म हो गई। बैटरी वाली गाड़ियाँ, ईवी की जो हम आज बात करते हैं, एक्चुअली ईवी किसी ज़माने से आ गई थी, राइट? लेकिन दिक्कत उस समय पे ये थी कि ईवी की जो बैटरी थी, उस समय जो इलेक्ट्रिक कार्स थी बैटरी से चलने वाली, तो उनमें समस्या थी कि बैटरी जो है रिचार्जेबल बैटरी नहीं थी, राइट? अब रिचार्जेबल बैटरी नहीं होगी तो मानी बात है हर बार आपको बैटरी बदलनी पड़ेगी। जैसे आप टॉर्च की बैटरी बदल लेते हैं, घड़ी की बैटरी बदल लेते हैं, तो इस तरह से वो बैटरी बदलनी पड़ती थी, जो कि एक महंगा सौदा भी था। और अगर रास्ते में कहीं ख़त्म हो गई बैटरी तो फिर क्या करोगे, क्योंकि रिचार्ज हो नहीं सकती थी। अब नई बैटरी अगर नहीं मिल रही है वहाँ पे तो फिर, इसलिए धीरे धीरे वो भी चीज़ ख़त्म हो गई। और अ, तब तक पेट्रोल इंजन, गैसोलीन इंजन का इजाद हो गया था। और कार्ल बेंज जो हैं, उन्होंने पहली ऑटोमोबाइल इन्वेंट करी थी 1885 में, 1885 में। तो ये पहली कार थी जो कि गैसोलीन इंटरनल कंबशन इंजन की कार थी। और पता है मज़े की बात क्या थी? मज़े की बात ये थी कि बेंज साहब ने गाड़ी तो बना दी थी, लेकिन उसको यूज़ नहीं कर रहे थे, वो डर रहे थे कि लोग क्या कहेंगे, राइट? उनकी वाइफ ने हिम्मत जुटाई और 100 माइल्स, उनका जो मायका था, वो अपने मायके गई उस गाड़ी को चला करके।
उनके दो बेटे और वो, 3 लोग उस गाड़ी से अपने मायके गए। तो ये हिम्मत जुटाई उन्होंने, और वो हिस्ट्री बन गई एक्चुअली। और बीच में उनको बड़ी दिक्कतें आई, कहीं पे फ्यूल पाइप में लीकेज हो गया तो उन्होंने कपड़ा लपेट करके काम चलाया, फ्यूल ख़त्म हो गया, क्योंकि फ्यूल टैंक इतना बड़ा नहीं था और तब माइलेज भी इतना नहीं था जो आज की गाड़ियां देती हैं। तो रास्ते में फ्यूल ख़त्म हो गया, तो एक केमिस्ट की दुकान पे रुक करके उन्होंने गैसोलीन खरीदा, क्योंकि उस ज़माने में गैसोलीन जो है वो केमिस्ट की शॉप पे मिलता था, क्योंकि तब कार्स का कोई मतलब नहीं था, तो पेट्रोल पंप का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। तो उन्होंने एक केमिस्ट के यहाँ रुक करके, पहले तो लोगों ने कहा ये कोई मतलब चुड़ैल उड़ैल आ गई है, इस तरह की बातें लोगों ने करी उनकी गाड़ी को देख करके। लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में आया कि यार ये भी इंसान ही है, राइट। और एक और कुछ खराब हुआ तो उन्होंने अपनी हेयर पिन निकाल करके वहाँ पे लगा करके उसको, एक्चुअली उसमें फिल्टर में कचरा आ गया था, फ्यूल में कचरा आ गया था, तो उसको उन्होंने हेयर पिन से साफ करके और फिर गाड़ी स्टार्ट करी, चलाई। तो हकीकत में अगर देखें तो गाड़ी इन्वेंट जरूर करी कार्ल बेंज ने, लेकिन उस गाड़ी को पॉपुलर करने में या उस इन्वेंशन को पब्लिक के सामने लाने में पूरा का पूरा रोल उनकी वाइफ का था। और इसके अंदर धीरे धीरे फिर इम्प्रूवमेंट होते चले गए, और 1908 में पहली बार मास प्रोडक्शन शुरू हुआ, और ये काम किया हेनरी फोर्ड साहब ने। हेनरी फोर्ड साहब ने मॉडल टी करके एक गाड़ी बनाई, जो कि अफोर्डेबल कार थी, हर व्यक्ति खरीद सकता था, और उनका एम यही था कि मुझे ज़्यादातर लोगों के घर में गाड़ी देनी है। और 1913 में 1913 1913 में फोर्ड ने पहली बार मूविंग असेंबली लाइन का एक्चुअली कहेंगे तो इन्वेंशन किया, जिसने पूरे के पूरे प्रोडक्शन सिस्टम को अक्रॉस ऑल द इंडस्ट्रीज, किसी भी इंडस्ट्री में आप जाओ, ऐसे आजकल हर जगह असेंबली लाइन काम कर रही है। किसी भी चीज का प्रोडक्शन हो, असेंबली लाइन चाहिए वहां पे। तो असेंबली लाइन का भी इजाद पहली बार हेनरी फोर्ड ने किया 1913 में, और इसने प्रोडक्शन टाइम में कमी करी, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग सस्ती हो गई, समय कम लगने लगा, तो मास प्रोडक्शन ये कर पाए और गाड़ियों की सप्लाई दे पाए। तो जो मेजर जो टाइम लाइंस हैं वो क्या है, तो अगर हम देखें तो 1930 से लेकर के 80s तक ये एरा ऑफ कंफर्ट, परफॉर्मेंस, सेफ्टी और ऑटोमेशन रहा है। 1930 में पहली बार कार रेडियो आया, जो कि मोटरोला कंपनी ने बनाया था, यूएस की कंपनी। 1949 में इग्निशन की इंट्रोड्यूस की गई, ये क्या, यूएसए में क्रिसलर ने। 1951 में पावर स्टीयरिंग इंट्रोड्यूस हुई, अगेन क्रिसलर ने। 1953 में कार्स के अंदर एयर कंडीशनिंग सिस्टम आया, अगेन क्रिसलर। इंपीरियल करके गाड़ी आती थी, उसमें पहली बार इन्होंने एयर कंडीशनिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। क्रूज कंट्रोल पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ 1958 में कैडिलैक के अंदर, अगेन यूएसए। फर्स्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट बहुत मेजर डेवलपमेंट था ये सेफ्टी को लेकर के। तो 1959 में पहली बार 3 पॉइंट सीट बेल्ट यूज की गई, ये किया वॉल्वो ने स्वीडन में। 71 में एबीएस आया, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ये आया जर्मनी से। मर्सिडीज बेंज ने एबीएस सबसे पहले स्टार्ट किया, लगाया। 1980s में
ईबीडी, ईएसपी, ये सब इंट्रोड्यूस हुए अगेन जर्मनी, बॉश और मर्सिडीज ने। 80 के बाद का जो एरा रहा ना, ये कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनोवेशन पे डिपेंडेंट रहा। तो 80 से 2000 के बीच में कंप्यूटराइज्ड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, एयर बैग्स आए, ईएसपी आया, जिसने कि गाड़ियों को काफ़ी एफिशिएंट बनाया, फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ी और गाड़ियाँ सेफ हो गई। 2000 के बाद का समय आया, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार्स ने दोबारा से पॉपुलैरिटी गेन करी, क्योंकि टोयोटा, टेस्ला, बीएमडब्ल्यू, इन्होंने काफ़ी इनोवेशन लाए। मॉडर्न कार्स, आज की जो मॉडर्न कार्स हैं उसमें एआई शुरू यूज़ हो रहा है, ऑटोनोमस ड्राइविंग यूज़ हो रही है, और सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस को हम यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, ये क्या है? ये फॉसिल फ्यूल है, ये कहीं ज़मीन के नीचे स्टोर्ड है, तो अल्टीमेटली वो स्टोर में से कभी तो ख़त्म होगा, और जब ख़त्म हो जाएगा तब क्या करेंगे? और दूसरी चीज़ है, इसमें पोल्यूशन बहुत है। तो जो सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन है, जैसे कि इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक हम रिचार्ज कर सकते हैं और पैदा कर सकते हैं, पोल्यूशन भी नहीं है उसके अंदर, राइट। सन से हम सोलर इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, सन से सोलर पावर जनरेटर्स लगे हुए हैं। तो ये सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस हैं। तो ये आज का जो फोकस है ना, आज के समय का, वो टोटली इन टेक्नोलॉजीज के ऊपर निर्भर हो रहा है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स इन डेली लाइफ, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? तो ऑटोमोबाइल्स ने हमारी लाइफ के हर एरिया को इम्पैक्ट किया है। ट्रांसपोर्टेशन, आप सोचो पहले कैसे लोग ट्रैवल करते थे? पैदल चलते थे, उसके बाद साइकिल आई, पहले तो बैलगाड़ी और वो सब आए, फिर साइकिल आई, साइकिल के बाद टू व्हीलर्स आए, फोर व्हीलर्स आए, राइट। तो समय की कितनी बचत हो गई। जहाँ पहले घंटों लगते थे जाने में, वहाँ हम कुछ मिनटों में पहुँच जाते हैं, राइट। दुनिया के किसी भी कोने में आज हम ट्रैवल कर रहे हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। अब फैक्ट्री कहीं है लेकिन खदान उसकी कहीं और है, वहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट होना है। आज की तारीख में लॉजिस्टिक्स है, कितना बड़ा लॉजिस्टिक का काम है, आप सोचो। वो आपको 10 मिनट में ब्लिंकिट और बिग बास्केट आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किसकी वजह से? लॉजिस्टिक सिस्टम, राइट। उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ी। ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, सबसे बड़ी वर्कफोर्स हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर रही है। इमरजेंसी सर्विसेज, एम्बुलेंसेस, फायर ट्रक्स, पुलिस की गाड़ियाँ, ये सब इमरजेंसी सर्विसेज है। कभी भी हम मुश्किल में पड़े तो इनकी ज़रूरत हमको पड़ती है। टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स की अगर हम बात करें, तो टाइप्स ऑफ ऑटोमोबाइल में हम कई तरह से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, जिसमें जो सबसे मेजर है वो है फ्यूल टाइप। तो पेट्रोल की कार्स आती हैं, डीजल कार्स आती हैं। अब पेट्रोल कार की खासियत क्या है? ये हल्की होती हैं, इनमें बहुत आवाज़ नहीं होती, बहुत वाइब्रेशन नहीं होता, तो स्मूथ चलती हैं। छोटी गाड़ियों में ज़्यादातर पेट्रोल इंजन्स यूज़ होता है। डीजल कार्स, डीजल कार फ्यूल एफिशिएंट होती हैं, माइलेज अच्छा देती हैं, लेकिन इनके अंदर आवाज़ और वाइब्रेशन बहुत होता है। ये जनरली हेवी गाड़ियों में यूज़ होती है, एसयूवीज में ये इंजन्स यूज़ होते हैं, ट्रक्स में यूज़ होते हैं, बसेज में यूज़ होते हैं। फिर तीसरा आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खासियत यह ज़ीरो एमिशन है, किसी तरह का पोल्यूशन नहीं है, और इनको पावर बैटरी से मिलती है। उसके साथ साथ जो अगला क्लासिफिकेशन है वो है हाइब्रिड व्हीकल्स। हाइब्रिड जैसे नाम बता रहा है, कोई भी दो पावर सोर्स को हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो इसके अंदर आइस इंजन भी होता है और साथ के साथ इलेक्ट्रिक मोटर भी होती है। तो ये बैटरी और इंजन दोनों से चल सकती हैं, इसीलिए इनको हाइब्रिड व्हीकल्स कहते हैं। तो ये तो हो गया चार क्लासिफिकेशन हमारा फ्यूल टाइप से। अब पर्पस को ध्यान में रख के भी क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें कि पैसेंजर व्हीकल्स है, कार, एसयूवी, बसेस, जो लोगों को इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं। दूसरा हो गया कॉमर्शियल व्हीकल्स। ये वो गाड़ियां होती हैं जो कि सामान को ट्रांसपोर्ट करने के काम में आती हैं। ट्रक्स हैं, वैन्स हैं, ट्रेलर्स हैं, ये सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम में आती हैं। फिर टू व्हीलर्स हैं, मोटरसाइकिल हैं, स्कूटर्स हैं, मोपेड्स हैं, ये सब पर्सनल यूज़ के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। डिज़ाइन पे बेस्ड, तो डिज़ाइन पे बेस्ड की अगर हम बात करें तो हैचबैक, जैसे मारुति सुजुकी की आपने स्विफ्ट देखी है, हुंडई आई10, आई20, ये सारी हैचबैक्स हैं। क्विड हैचबैक है। तो इस तरह की गाड़ियां जिनमें कि एक्चुअली क्या होता है, गाड़ी के अंदर तीन कंपार्टमेंट्स होते हैं। एक होता है इंजन कंपार्टमेंट, दूसरा होता है बीच में पैसेंजर कंपार्टमेंट, और तीसरा होता है लगेज कंपार्टमेंट। तो हैचबैक क्या होती है, हैच और बैक। तो पीछे जिसमें हैच है, पीछे अगर हैच खुलता है, हैचबैक टू कंपार्टमेंट व्हीकल्स होती हैं, इंजन और पैसेंजर। लगेज कंपार्टमेंट इसके अंदर ही होता है, पैसेंजर कंपार्टमेंट के साथ ही जुड़ा हुआ होता है लगेज कंपार्टमेंट, और इसका ढक्कन पीछे ऐसे खुल जाता है, तो इसलिए हैच बैक बोलते हैं। पीछे का जो हैच है वो खुलता हो तो उसको हैच बैक बोलेंगे। उसके बाद आती है सेडान। सेडान एक्चुअली प्रॉपर थ्री बॉक्स कार होती है, जिसमें इंजन कंपार्टमेंट अलग, पैसेंजर कंपार्टमेंट बीच में, और लास्ट में लगेज कंपार्टमेंट आता है। फिर आती है एसयूवीज। एसयूवीज का मतलब स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स। तो ये जनरली ऐसी गाड़ियां होती हैं जो थोड़ा बड़ी होती हैं साइज में, और ग्राउंड क्लियरेंस इनका ज़्यादा होता है, क्योंकि जब हम स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल की वो बात कर रहे हैं तो ये आप ऑफ रोडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, रोड पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो जिसमें कि टाटा सफारी है, टोयोटा फॉर्च्यूनर है, क्रेटा है, ये सब प्रॉपर एसयूवीज हैं। फिर आती हैं एमयूवीज या एमपीवीज, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल या मल्टीपर्पज़ व्हीकल। तो जैसे इनोवा है, टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा हो गई, मारुति की अर्टिगा है, किया की कैरेंस है। तो ये जो गाड़ियां हैं ये मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स हैं या मल्टीपर्पज़ व्हीकल है। इनको आप ये एक्चुअल में क्या है, ये सेडान का आराम है इसके अंदर, और एसयूवी की तरह से आपको इसमें बाकी चीज़ें मिल जाती हैं, राइट। तो इसलिए ये मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स हैं। इसमें आप सामान भी अच्छा ले जा सकते हैं, लोग भी ज़्यादा बैठ सकते हैं, तो सारे इसमें प्लस माइनसेस किए जा सकते हैं। तो कई रोल में इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मल्टी यूटिलिटी मतलब कई यूटिलिटी के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कूपे, फोर्ड मस्तांग, ऑडी टीटी, ये कुछ गाड़ियाँ हैं कूपे होती है, जिसमें टू डोर कार्स होती हैं, दो ही दरवाजे इसके अंदर होते हैं, और ज़्यादातर दो ही सीट्स होती हैं, बट चार सीट भी हो सकते हैं, लेकिन दरवाजे दो ही होते हैं तो आगे से ही उतरना पड़ता है। कन्वर्टिबल्स, ये इनकी छत जो है वो खुल जाती है, इनको हम कन्वर्टिबल्स बोलते हैं, राइट। तो BMW Z4 है, मर्सिडीज बेंज सी क्लास है, कैब्रियोलेट। क्रॉसओवर, क्रॉसओवर मतलब एसयूवी और सेडान का क्रॉस। रेनॉल्ट काइगर है, हमारी मारुति की ब्रेजा है, हुंडई की वर्ना है, हुंडई की वेन्यू है। ये कुछ गाड़ियां हैं जो कि एक्चुअली
क्रॉसओवर में आती हैं। पहले नेक्सा में एक गाड़ी आती थी एस क्रॉस, प्रॉपर क्रॉसओवर थी। फिएट ने भी एक कार निकाली थी, वो भी प्रॉपर क्रॉसओवर थी। स्टेशन वैगन, स्कोडा ऑक्टेविया, स्कोडा ऑक्टेविया कॉम्बी और वॉल्वो V9, ये स्टेशन वैगन है। स्टेशन वैगन एक्चुअली सेडान की तरह होती है, लेकिन उसमें जो लगेज कंपार्टमेंट है ना, वो भी, उसकी भी रूफ उठी हुई होती है। और लगेज कंपार्टमेंट अगेन अलग नहीं होता, वो हैचबैक की तरह ही होती है। तो बेसिकली अगर देखें तो 2 ही कंपार्टमेंट है, बट ये लंबी होती है काफ़ी, और लगेज कंपार्टमेंट पैसेंजर कंपार्टमेंट के साथ ही जुड़ा हुआ होता है, बट हाई रूफ होती है। तो स्कोडा स्टेशन वैगन। देन कम्स वैन। वैन में मर्सिडीज बी क्लास, टोयोटा हाईएस, ये इस तरह की जो गाड़ियां हैं ये वैन की कैटेगरी में आती हैं। फिर बेसिक कंपोनेंट्स अगर हम बात करें गाड़ी के, तो चैसिस। चैसिस जो है वो बैकबोन है, राइट। जैसे हमारे शरीर में बैकबोन होता है जो सपोर्ट करता है हमारे पूरे बॉडी को, उसी तरह से चैसिस सिस्टम है। इंजन हार्ट है, गाड़ी का दिल है। जब तक ये चल रहा है तब तक गाड़ी चल रही है। ट्रांसमिशन सिस्टम, ये मसल्स की तरह हैं। आपको हाथ उठाना है तो मसल काम में आती है, तो उसी तरह से गियर बदलना है, राइट। आपको क्लच प्रेस करना है, तो ये मसल्स की तरह काम करता है। फ्यूल सिस्टम, खून है एक तरह से, मान लीजिए हमारे शरीर में जैसे खून काम करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है अलग अलग हिस्सों को, ताकि वो इससे काम करते रह सकें। इसी तरह से फ्यूल सिस्टम है जो कि गाड़ी को, इंजन को फ्यूल सप्लाई करता है ताकि इंजन चलता रहे और हमारी कार चलती रहे। कूलिंग सिस्टम, टेम्परेचर मैनेजमेंट सिस्टम है, हमारे अंदर भी है। टेम्परेचर हमारा भी मैनेज रहता है, ज़्यादा हो गया बुखार हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं हम। तो इसीलिए कूलिंग सिस्टम भी उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए ज़रूरी है। लुब्रिकेशन सिस्टम, कई बार लोगों के घुटनों में दर्द होने लगता है ना, तो डॉक्टर कहता है कि वो अंदर का लुब्रिकेशन ख़त्म हो गया है। तो जितने भी जॉइंट्स होते हैं, जहाँ भी घिसाव होता है, वहाँ पे लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है, फ्रिक्शन ताकि कम रहे। तो फ्रिक्शन कम रहेगा तो वियर और टियर कम होगा, घिसाव कम होगा। तो इसलिए लुब्रिकेशन सिस्टम उतना ही ज़रूरी है। फिर आते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम। आज हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बहुत ज़रूरत है। करंट नहीं जाएगा तो कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा, कोई भी सेंसर काम नहीं करेगा अगर उसे करंट नहीं मिलेगा। फिर इग्निशन सिस्टम, इंजन स्टार्ट करना है तो स्पार्क देना है ना, तो स्पार्क देना है तो इग्निशन सिस्टम उसके लिए चाहिए। तो इग्निशन सिस्टम फायर लाइट करता है। सस्पेंशन सिस्टम, ये हमारी जर्नी को कंफर्टेबल बनाता है, राइड को हमारे कंफर्टेबल बनाता है। स्टीयरिंग सिस्टम, ये दिशा देता है। स्टीयरिंग के थ्रू हम अपनी गाड़ी को कंट्रोल में रखते हैं, हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ हम उसे ले जा सकते हैं अगर स्टीयरिंग है हमारे हाथ में तो। ब्रेक और सेफ्टी सिस्टम, हमें सेफ रखता है। गाड़ी चल तो दी, इसको रोकना भी तो पड़ेगा कभी ना कभी, कहीं तो रोकेंगे, तो रोकने के लिए ब्रेक ज़रूरी है। अचानक से कोई सामने आ गया तो ब्रेक लगाना है, कोई गाड़ी सामने आ गई तो ब्रेक लगाना है, अदरवाइज एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ब्रेक और सेफ्टी सिस्टम जो हमें सेफ रखते हैं। एग्जॉस्ट सिस्टम, मानी बात है, जब फ्यूल जलेगा तो जली हुई गैसेज अंदर रहेंगी, उसको हमें निकालना पड़ेगा। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना डाइजेस्ट होने के बाद क्या होता है, उसको एग्जॉस्ट करना होता है। एग्जॉस्ट नहीं होगा तो हम बीमार पड़ जाएंगे। तो ऐसे ही इंजन में एग्जॉस्ट नहीं होगा तो इंजन सही से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। फिर चलना है भाई तो पहिए चाहिए, तो व्हील्स और टायर्स, इसके ऊपर भी हम आगे डिस्कस करेंगे अलग अलग मॉड्यूल्स में। क्या आप जानते हैं कि एक गाड़ी के अंदर एवरेज
लगभग 30,000 पार्ट्स होते हैं। राइट, सोचो आप कि जिस गाड़ी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें करीब करीब 30,000 पार्ट्स हैं। उससे ज़्यादा भी होते हैं, ये तो एवरेज बता रहे हैं। कुछ गाड़ियों में कम होंगे, कुछ में उससे भी ज़्यादा होंगे। पहला जो स्पीडिंग टिकट था, मतलब ओवर स्पीड के ऊपर जो चालान हुआ था, बाहर के देशों में टिकट बोलते हैं चालान को, तो जो पहला स्पीडिंग टिकट इशू हुआ था 1896 में इशू हुआ था, जहाँ पे वो 8 माइल पर आवर की स्पीड पे गाड़ी चला रहे थे, और उस जगह का जो स्पीड लिमिट थी वो थी 2 माइल्स पर आवर। आप इमेजिन करो, 2 माइल्स पर आवर का मतलब हो गया 3.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाना अलाउड था, जबकि वो चला रहे थे 8 माइल्स, मतलब करीब 12.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वो चला रहे थे। 12.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे वो चला रहे थे गाड़ी। उसके ऊपर उनका चालान हुआ था। फॉक्सवैगन की बीटल, ये जो गाड़ी थी ये हिटलर का आइडिया था, और इसको उस समय पे पीपल्स कार कहा जाता था। और ये कार मतलब बहुत ही फेमस हुई थी, आज भी फेमस है। हुई थी क्या, मतलब आज भी ये फेमस है, उतनी ही फेमस है जितनी ये पहले थी, बस थोड़े से फीचर्स में चेंज हुआ है, इंटीरियर्स में चेंज हुआ है। ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। इसकी हमने बात करी, और अगले मॉड्यूल में हम बात करेंगे इंजन की। तो इंजन का एक्सप्लोडेड व्यू यहाँ पे आपको दिखाया गया है, और अगले मॉड्यूल में हम पूरे इंजन को समझने की कोशिश करेंगे। और चलिए मिलते हैं अगले मॉड्यूल में। और कोई भी आपकी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और बाकी मैं एक ग्रुप जरूर बनाऊंगा, तो उस ग्रुप में भी आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट मॉड्यूल।